नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी भी 2.0 में। आज हम लोग करने वाले हैं टेस्ट सीरीज़ का प्रैक्टिस सेट नंबर 3, जो हम आप लोगों को लेकर आए हैं बिहार स्टेट के लिए, है ना। जिसमें हम लोग करेंगे बिहार स्टेट का क्वेश्चन। और ये पेपर 1 और पेपर 2, ये दोनों के लिए क्वेश्चन होंगे। इसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। बोला जा रहा है कि इसमें कुफरी कुफरी चमत्कार किस फसल की जाती है। कुफरी चमत्कार किस फसल की जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आलू की। कुफरी चमत्कार आलू की क्या है, ये जाति पर है ना। इसके अलावा आलू की अन्य जाति की बात करूँ तो कुफरी अलंकार भी बोलते हैं। कुफरी अलंकार, उसके बाद कुफरी बहार, ये क्या है, आलू की प्रजाति है। आलू की उपज की बात करें तो यह आलू जो ठंडे मौसम की फसल है, जो कुछ विशेष परिस्थितियों में सबसे अच्छी तरह से क्या होती है, उगती है। इसका तापमान की बात करें तो लगभग इसका 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है। तो सही उत्तर इसका देख लीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलसी। अलसी है जो खरीफ फसल नहीं है। खरीफ फसल में जैसे मूंगफली है, मक्का है, धान है, गेहूँ है ना, सॉरी, मक्का है, धान है और मूंगफली है। इसके अलावा ज्वार भी हो जाएंगे। ज्वार ज्वार हो जाएंगे, जो क्या है, खरीफ फसल का उदाहरण है। ज्वार भी क्या है, खरीफ फसल का उदाहरण है। फिर बाजरा 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 भी खरीफ फसल का उदाहरण है। सोयाबीन सोयाबीन, ये भी क्या है, खरीफ फसल का उदाहरण है। सोयाबीन हो गया। इसके अलावा बात करें तो कपास और मूंग भी खरीफ फसल का उदाहरण है। कपास और मूंग। रबी फसल की बात करें तो रबी फसल जो अक्टूबर और नवंबर महीने में होते हैं ना, अक्टूबर और नवंबर महीने में स्टार्ट होते हैं रबी फसल। और मार्च अप्रैल में जाके क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। ठीक है, जैसे गेहूँ, जौ, चना और सरसों। अगला देखिए, बैक्टीरिया जो दलहनी पौधों की जड़ में निवास करते हैं। वैसा बैक्टीरिया जो दलहनी पौधों के जड़ों में निवास करते हैं, तय हो जाएंगे राइजोबियम बैक्टीरिया। यह क्या है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। यह क्या करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है ना। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो
राइजोबियम एक महत्वपूर्ण नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु इसको बोलते हैं, क्योंकि ये राइजोबियम है जो फलीदार पौधों के साथ सहजीवी सहजीवी सहयोग में रहता है, जिससे क्या होता है कि विशेष रूप से उनकी जड़ की गांठों में पाई जाती है। अगला देखिए, एल्बुमिन अंडे के एल्बुमिन में सबसे अधिक पाया जाता है। तो इसका हो जाएगा खनिज लवण। इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? खनिज लवण, है ना। एक मिनट, इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? खनिज लवण। अंडे, अगर अंडे की बात करें तो एल्बुमिन एल्बुमिन इसमें लगभग 63%, कितना परसेंट? 63% एल्बुमिन होता है। अंडे का सफ़ेद भाग जो होता है उसका सफ़ेद भाग 90% नमी और 10% क्या होती है? उसमें प्रोटीन होती है, 10% प्रोटीन होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ई का एक अच्छा स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ई का एक अच्छा स्रोत है? तो हो जाएंगे ताज़ी सब्जियां। ताज़ी सब्जियां विटामिन ई का एक क्या है? एक अच्छा स्रोत है, क्योंकि विटामिन ई एक पोषक तत्व है जो विशिष्ट प्रजनन और आपके रक्त और मस्तिष्क त्वचा के स्वास्थ्य के लिए क्या है? महत्वपूर्ण माना जाता है विटामिन ई। ठीक है, विटामिन ई का स्रोत, अगर स्रोत की बात करें तो ये हरी सब्जियां में पाई जाती है। विटामिन ई जो एक क्या है कि वसा में घुलनशील विटामिन है ना। ये भी क्वेश्चन आता है कि विटामिन ई एक क्या है? तो वसा में घुलनशील है, वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन ई। महिलाओं को प्रतिदिन औसत लगभग कितना? 7 mg और पुरुषों को 10 mg की आवश्यकता होती है ना। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? तो टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम। टमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों हो जाता है? टमाटर का रंग जो पकने पर लाल क्यों हो जाता है? तो इसका सही हो जाएगा लाइकोपीन के कारण। इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? लाइकोपीन के कारण, क्योंकि फलों और सब्जियों में लगभग सभी रंग क्या होते हैं? वर्णक के चार समूहों में क्या होते हैं? ये विभाजित होते हैं। क्लोरोफिल होते हैं, कैरोनीनाइड होते हैं, उसके बाद आते हैं फ्लोवोनाइड, फिर बेतलानेंस, है ना। अगला देखिए, बीज उगने के बाद किस खाद का प्रयोग किया जाता है? तो इसका हो जाएगा नाइट्रोजन। बीज उगने के बाद किस खाद का प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजन। रासायनिक तकनीकों द्वारा उत्पन्न रासायनिक उर्वरक जिनमें से फसल को वृद्धि के लिए पोषक तत्व जरूरी होता है और अकार्बनिक वो क्या कहलाते हैं? अकार्बनिक उर्वरक कहलाते हैं। और उर्वरकों को मूलतः दो भागों में वर्गीकृत किया गया, एक जैविक उर्वरक और एक अजैविक उर्वरक। अगर जैविक में बात करें तो जैविक उर्वरक क्या क्या हो जाएंगे? जैसे ये हो जाएंगे अब कृषि अपशिष्ट पदार्थ, उसके अलावा पशुधन
है ना। खाद, पशुधन खाद हो गए। नगर पालिका के कीचड़ वगैरह ये हो जाते हैं जैविक। अजैविक में आ जाते हैं अजैविक। अजैविक में बात करें तो इसका नाइट्रोजन उर्वरक, फास्फोरक उर्वरक। नाइट्रोजन हो जाएंगे और फास्फोरक, है ना, नाइट्रोजन और फास्फोरक उर्वरक हो जाएंगे। अगला देखिए, भारत भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में किस फसल की खेती होती है? भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में किस फसल की खेती होती है? तो हो जाएंगे धान की खेती होती है ना। किसकी होती है? तो भारत में सबसे ज़्यादा धान की खेती होती है। दो तिहाई पे 2/3 पे धान की खेती होती है। इसमें बात करें तो भारत में लगभग 51% भाग पे खेती होती है। और 21% भूमि पर क्या है? जंगल है। 21% भूमि पर भारत में जंगल है। और इसके अलावा 3% के आसपास, लगभग 4% के आसपास क्या हो जाएंगे? चारागाह चारागाह है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषित स्तर से दूसरे पोषित स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा क्या होती है? तो इसका हो जाएंगे घट जाएंगे। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा की मात्रा घट जाते हैं। ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र और सौर विकिरण के रूप में ऊर्जा के निवेश से संचालित एवं कार्यशील होता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पादप समूह वायु में SO2 के प्रदूषण के सूचक की तरह प्रयुक्त होता है? निम्नलिखित में से कौन सा पादप समूह है जो वायु में SO2 के प्रदूषण के रूप में सूचक के रूप में प्रयुक्त होता है? प्रदूषण के सूचक के रूप में। तो इसका हो जाएगा लाइकेन। क्या हो जाएंगे? लाइकेन एक नामक एक पादप है जो SO2 यानी SO2 को सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण के सूचक के रूप में प्रयुक्त होता है। लाइकेन की बात करें तो लाइकेन क्या हो जाएंगे? इसका वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं। जहाँ कि वायु प्रदूषण अधिक होता है वहाँ पर लाइकेन क्या होता है कि नहीं उगते हैं। अगर जहाँ वायु प्रदूषण अधिक होता है वहाँ पे लाइकेन नहीं उगते हैं, है ना, नहीं उगते हैं। ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस द्वारा जनित वायु प्रदूषण से भवनों का संरक्षण होता है, भूमि कोरे का निर्माण होता है तथा मानव स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है इसका। लाइकेन क्या है? लाइकेन कवक एवं शैवाल का से मिलकर बनने वाला पादप समूह होते हैं। इनमें कवक और शैवाल का पारस्परिक संबंध सहजीवी के रूप में होते हैं। सहजीवी के रूप में होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन सिंक को समुचित रूप से परिभाषित करता है? कार्बन सिंक को समुचित रूप से परिभाषित करता है। तो इसका हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। इसका कोई भी चीज़ जो कार्बन छोड़ने की तुलना में ज़्यादा अवशोषित करता है, कार्बन छोड़ने की तुलना में क्या करता है? ज़्यादा अवशोषित करता है। या दो प्रकार के होते हैं,
एक प्राकृतिक सिंक होते हैं, एक कृत्रिम सिंक होते हैं। प्राकृतिक में आ जाते हैं, प्राकृतिक सिंक में समुद्र, इसके अलावा वन, फिर मृदा, है ना, मृदा, मिट्टी। फिर उसके बाद कृत्रिम आ जाते हैं, एक कृत्रिम सिंक में आ जाते हैं विघटित तेल भंडार, विघटित तेल भंडार। इसके अलावा अखनीय खदान, अखनीय खदान, अखनीय खदान। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है। दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रांति क्षेत्र कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इकोटोन। इसका क्या हो जाएंगे? इकोटोन। इकोटोन दो जैविक समुदायों के बीच एक संक्रमण क्षेत्र है, जहाँ दो समुदाय मिलते हैं और एक क्या होते हैं, एकीकृत होते हैं। एकीकृत क्या होते हैं? दोनों एकीकृत होते हैं। अगला देखिए, जीव मंडल यानी बायोस्फीयर के संगठन के विभिन्न स्तरों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही अनुक्रम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीव मंडल, फिर जनसंख्या, पारिस्थितिकी तंत्र, फिर जीव मंडल, है ना। सॉरी, पहले क्या आएंगे? जीव, फिर जनसंख्या, उसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र, फिर जीव मंडल। ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ अवस्थित है? विश्व में पूछा गया है सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना। तो जामनगर गुजरात, ये भारत में स्थित है। जामनगर गुजरात भारत में स्थित है। अगर सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना की बात करें तो ये कहाँ है? डिगबोई में, डिगबोई के असम राज्य में, है ना, डिगबोई में। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पे स्थित है? तो बरौनी में स्थित है। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पे स्थित है? तो इसका हो जाएंगे बरौनी, है ना। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 में, 1964 में की गई थी। और ये सोवियत संघ रूस के सहायता से बनाया गया है। ये किसके सहायता से? सोवियत संघ रूस की सहायता से बनाया गया है। ये जामनगर कहाँ पे पड़ता है? तो ये जामनगर एक गुजरात में स्थित है ना, गुजरात। अगला क्वेश्चन देखिए, मूंग, उड़द, तरबूज, ककड़ी किस प्रकार की फसलें तरबूज, यहाँ देखिए ककड़ी, ये सब जायद फसलें में आते हैं। इसका क्या होते हैं? इसका तरबूज और ककड़ी जायद में, तो ये भी क्या हो जाएंगे? उड़द और मूंग, ये भी जायद फसलें के उदाहरण है। जायद फसल के उदाहरण है। रबी फसल अभी हम आप लोगों को बता दिए, गेहूँ, जौ, चना, सरसों, है ना, ये सब रबी फसल के उदाहरण है। खरीफ फसल धान, गन्ना, मूंगफली, ये सब क्या है? खरीफ फसल का उदाहरण है। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन के पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1.676, 1.676 ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की लंबाई होती है। छोटी लाइन की लंबाई 0.672 से लेके, रेंज में याद करना है तो 0.610। अगला क्वेश्चन देखिए,
निम्न में तांबा उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? तांबा के उत्पादन में अग्रणी देश, तो इसका हो जाएंगे चिली। क्या हो जाएंगे? चिली। अगर भारत में बात करें तो तांबा उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा हो जाएंगे? तो हो जाएंगे राजस्थान। राजस्थान का खेतड़ी, है ना, खेतड़ी। इसके बाद और कुछ लिख लेते हैं, जैसे बॉक्साइड उत्पादन में कौन सा देश से अग्रणी है? बॉक्साइड में इसका आ जाएंगे, बॉक्साइड में ऑस्ट्रेलिया आ जाएंगे। बॉक्साइड में ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद आते हैं मैग्नीज। मैग्नीज में कौन सा देश आ जाएंगे? तो चीन। उसके बाद चांदी, क्या आ जाएंगे? चांदी। चांदी की बात करें तो मैक्सिको, मैक्सिको, ठीक है, मैक्सिको। हीरा की बात करें तो इसको आ जाएंगे रूस, है ना। ये क्या है? अग्रणीय देश है, प्रथम स्थान है उत्पादन के मामले में। कौन क्या है? प्रथम स्थान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सोनमर्ग कहाँ अवस्थित है? सोनमर्ग, तो इसका हो जाएगा सोनमर्ग, गुलमर्ग, ये कहाँ पे स्थित है? तो हो जाएंगे जम्मू कश्मीर, है ना। सोनमर्ग, ये क्या है कि सोनमर्ग पर्वतीय, एक क्या है? पर्वतीय पर्यटन स्थल है। ये सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। जैसे सोनमर्ग हो गया, गुलमर्ग हो गया। सोनमर्ग, गुलमर्ग एक ही जैसा नाम है। पहलगाम, पहलगाम। इसके अलावा पहलगाम हो गया, ये क्या है कि सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगाम, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। उत्तराखंड में बात करें तो नैनीताल, उत्तराखंड में नैनीताल। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में बात करें तो डलहौजी, डलहौजी, डलहौजी हो गया, शिमला हो गया, ठीक है। कसौली आदि प्रमुख स्थल है। चलिए अगला क्वेश्चन पे देखिए। भारत का अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे, इसका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, चाय से। भारत में अधिकतम विदेशी मुद्रा कपड़ा के निर्यात से कमाते हैं, क्योंकि भारत क्या है? कपास की भूमि है, कपास उत्पादन करने की भूमि है। इसको जन्मभूमि बोलते हैं, जन्मभूमि, ठीक है। अगला देखिए, सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी कौन होता है? तो इसका हो जाएंगे वित्त मंत्रालय के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया गया। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत। और राष्ट्रपति 281 के तहत वित्त आयोग का रिपोर्ट सौंपते हैं, है ना। वित्त आयोग का क्या करते हैं? उसकी रिपोर्ट सौंपते हैं। निम्न में से कौन या किस परियोजना, पंचवर्षीय योजना में जीवन निर्वाह स्तर उन्नयन का लक्ष्य रखा गया था? तो हो जाएंगे चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत जीवन निर्वाह स्तर का उन्नयन का लक्ष्य रखा गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था? तो हो जाएंगे 1969 से 1974 तक। 1969 से 1974 तक। पाँचवीं में क्या बोला गया था कि गरीबी उन्मूलन, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना हुआ था
गरीबी गरीबी उन्मूलन, है ना। ठीक है, आगे देखिए। संविधान संविधान में वर्णित लोक लेखा समिति के कुल कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति के कुल सदस्यों की संख्या हो जाएंगे 22। संविधान में वर्णित लोक लेखा समिति के सदस्यों की संख्या 22 होते हैं। इनमें से 15 जो सदस्य होते हैं लोकसभा के, 15 सदस्य लोकसभा के, और 7 सदस्य जो राज्यसभा के होते हैं। 7 सदस्य होते हैं जो राज्यसभा के होते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को मनोनीत करता है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी, 108 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है? तो 108 के तहत। यदि किसी साधारण विधेयक पर क्या होता है कि संसद के दोनों सदनों में मतभेद हो तो राष्ट्रपति ऐसे विधेयक को पास करने के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, है ना। क्या करते हैं? संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। अगर संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, उनके अनुपस्थिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष और उनकी अनुपस्थिति में राज्यसभा के उपाध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? तो वेतन की बात करें तो अभी मासिक वेतन 5 लाख रुपये है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। मासिक वेतन कितनी है? 5 लाख। जान लीजिए। अगर राष्ट्रपति की बात करें तो 5 लाख रुपये। उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति हम सबको बताते जाते हैं। उपराष्ट्रपति की बात करें तो इसका हो जाएंगे 4 लाख रुपये। 4 लाख रुपये हो जाएंगे उपराष्ट्रपति की। लोकसभा के अध्यक्ष की इसका भी 4 लाख मासिक वेतन। राज्यपाल की बात करें तो 3.5 लाख, 3,50,000, है ना। लोकसभा राज्यपाल के 3 लाख हो जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो 2,80,000। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की वेतन कितनी हो जाएंगे? 2,80,000। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश की वेतन की कितनी हो जाएंगे? तो 2,25,000। 2,25,000, ठीक है। उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो उनका भी हो जाएंगे 2 लाख। उनका वेतन है 2,50,000। 2,50,000। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य मुख्य न्यायाधीश का भी है 2,50,000, है ना। इसका भी 2,50,000 ही होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की स्थापना कब की गई थी? तो इसका हो जाएंगे 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को, है ना। नीति आयोग, है ना। इसका नाम क्या था? नीति आयोग। इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रधानमंत्री होते हैं। इसका उपाध्यक्ष अभी कौन है? सुमन बेरी। वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो काना सुब्रमण्यम, BBR सुब्रमण्यम, BBR सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पंडागिया थे। अरविंद पनगड़िया थे, है ना। प्रथम उपाध्यक्ष तो अरविंद पनगड़िया थे।
सार्वजनिक निगम का उदाहरण निम्न में से कौन सा नहीं है? तो हो जाएंगे टिस्को। बाकी दामोदर घाटी, भारतीय जीवन बीमा निगम, एयर इंडिया, ये सार्वजनिक निगम का क्या उदाहरण है? टिस्को है। जब ये निजी क्षेत्र का लौह इस्पात कारखाना है जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1907 में। 1907 में हुई थी इसकी स्थापना। दामोदर घाटी की परियोजना कब आई थी? तो इसका हो जाएगा 1948 में। 1948। एयर इंडिया, इसकी स्थापना 1932 में, है ना। एयर इंडिया की स्थापना 1932। इंडियन एयरलाइंस के नाम पर एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1953 में। उसके बाद एक भेल आते हैं, भेल, इसकी स्थापना हुआ था 1964 में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष, नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष पूछा है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नरेंद्र मोदी, है ना। इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? नरेंद्र मोदी। सीयू अभी बताए थे, BBR सुब्रमण्यम। अगला कि आधार कार्ड में कुल कितने अंक होते हैं? आधार कार्ड में कुल कितने अंक होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12। इसका सही क्या हो जाएंगे? 12 अंक होते हैं। अब पैन कार्ड की बात करें तो पैन कार्ड में 10 अंक होते हैं और सामान्य क्रेडिट कार्ड में 16 अंक होते हैं। सामान्य क्रेडिट कार्ड, इसमें कितने अंक होते हैं? 16। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दूध उत्पादन सहकारी संघ लिमिटेड कहाँ स्थापित है, कहाँ अवस्थित है? तो हो जाएंगे इसका बरौनी में। इसकी स्थापना हुआ था 6 मई 1992 को। 6 मई 1992 को हुई थी। और बरौनी कहाँ पे? बिहार में, ठीक है। सुधा डेयरी की स्थापना 1983 में हुई थी। सुधा डेयरी की स्थापना कब हुई थी? तो 1983 में किया गया था सुधा डेयरी। उत्पादन का अर्थ क्या है? ये हो गया। उत्पादन का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? उपयोगिता का सृजन। उपयोगिता का सृजन। उत्पादन द्वारा किसी वस्तु की आविष्कार या खोज नहीं किया जाता है बल्कि उसके प्रयोग की विधि में क्रांतिकारी परिवर्तन किया जाता है। उत्पादन के मुख्य 4 कारक होते हैं जैसे भूमि, पूंजी, श्रम और संगठन की जरूरत होती है। उत्पादन द्वारा रोजगार का सृजन होता है और मांग में क्या होती है? इसकी वृद्धि भी होती है। नाजी पार्टी किस देश के कार्य करती थी? नाजी पार्टी किस देश में कार्य करती थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी। नाजी पार्टी हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी में संचालन होता था। हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी में क्या होता था? इसका संचालन होता था। इसके बाद आते हैं इटली में हो जाएंगे फासिज्म। फासिज्म इटली में कौन सा हो जाएगा? फासिज्म। फासिज्म, है ना। इसके बाद आते हैं ये फासिज्म का क्या कौन थे? तो मुसोलिनी थे। फासिज्म के संस्थापक संचालक मुसोलिनी थे। मुसोलिनी। फासिज्म के संचालन मुसोलिनी थे। हो चिन मी सिटी किस देश का एक प्रसिद्ध शहर है? तो हो चिन मी नाम से ही पता चल रहा होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वियतनाम। हो चिन मी वियतनाम की एक प्रसिद्ध शहर और ये वियतनाम का सबसे बड़ा शहर है हो चिन मिन सिटी, क्योंकि वियतनाम के राष्ट्रपति प्रथम राष्ट्रपति के नाम पर ही इसको रखा गया। वियतनाम की राजधानी की बात करें तो हनोई। वियतनाम की राजधानी कहाँ है? तो हनोई, ठीक है। अगला माए
माई चाइल्ड माई यूनिवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो हो जाएंगे मैक्सिकमम, एक मिनट, मैक्सिस मैक्सिम गोर्की, मैक्सिमम गोर्की। लेनिन द्वारा द माई चाइल्ड माई यूनिवर्सिटी पुस्तक लेके मैक्सिमम गोर्की थे। स्टालिन की आत्मकथा क्या है? एन अपेयरिंग ऑफ द मैन एंड दिस इन्फ्लुएंस। दादा साहेब फाल्के का संबंध किस फिल्म से है? दादा साहेब फाल्के का संबंध किस फिल्म से है? तो सत्य हरिश्चंद्र, भारतीय सिनेमा के पहली मूल फिल्म 1913 में। सत्य हरिश्चंद्र मात्र 15,000 रुपये की लागत से बनकर तैयार हुआ था। भारत की पहली बोलती फिल्म की बात करें तो आलम आरा, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आलम आरा। इसके एक का बना था 1931 में। दादा साहब फाल्के की शुरुआत कब हुई थी? 1969 से, 1969 से हो गई थी। वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? सॉरी, वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे जॉर्ज स्टीफेंस ने, जॉर्ज स्टीफेंस के द्वारा। जेम्स वाट, अगर जेम्स वाट द्वारा वाष्प इंजन का आविष्कार किया गया था। जेम्स वाट के द्वारा क्या हुआ था? वाष्प इंजन का आविष्कार किया था। कृष्णराज वाडियर किस स्थान के शासक थे? तो हो जाएंगे मैसूर। कृष्णराज वाडियर मैसूर के शासक थे। हैदर अली ने वाडियर वंश के अंतिम राजा चिक्का कृष्ण राज वाडियर प्रथम को हराया था। भारत की विदेश नीति आधारित है, भारत की विदेश नीति आधारित है, तो ये हो जाएंगे गुट निरपेक्षता की नीति पर, गुट निरपेक्षता की नीति पर। 1961 में बेलग्रेड में क्या होता है? गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था। ठीक है, कौन सी मशीन वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जेनी का मिश्रण है? वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जेनी का मिश्रण में तो हो जाएंगे स्पिनिंग म्यूल, इसका हो जाएंगे स्पिनिंग म्यूल। 1950 के पहले हिंदी चीन में कौन से देश शामिल होते थे? हिंद चीन में कौन से देश शामिल होते थे? तो हो जाएंगे वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। 1950 में हिंद चीन कौन से देश शामिल होते थे? वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो इसका हो जाएंगे 1914 में। 28 जून 1914 को हुई थी। और समाप्त कब हुआ था? 11 नवंबर 1918। ठीक है, अगला देखिए, साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग 1917 में किस देश में हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, रूस में। साम्यवाद का प्रयोग सर्वप्रथम रूस में किया गया था। अक्टूबर क्रांति के बाद बोल्शेविक दल ने अपना नाम साम्यवादी दल रखा था। साम्यवादी पत्र घोषणा में प्रकाशन प्रथम बार क्या था कि कार्ल मार्क्स और एंजिल द्वारा 1848 में घोषित किया था।
उसके बाद क्या हुआ कि समाजवाद का प्रायोगिक घर पूर्व सोवियत संघ था, जहां 1917 में निरंकुश जार शासक को हटाकर मजदूर कृषक वर्गों की सरकार स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और नोटिफिकेशन पे ज़रूर क्लिक कर दें, ताकि आने वाला वीडियो आपकी नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके तक पहुंच जाएंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम 1775 से 1783 के नेता कौन थे? अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1775 से 1783 के नेता कौन थे? तो इसका हो जाएगा वॉशिंगटन, जॉर्ज वॉशिंगटन। इन्हीं के नेतृत्व में क्या हुआ था कि अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ था, और 1775 से 1783 ईस्वी के बीच। उसके बाद पेरिस संधि के द्वारा 1783 में अमेरिका को क्या हुआ, स्वतंत्रता प्राप्त हुई। उसके बाद 4 जुलाई को अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस मनाना प्रारंभ कर दिया था। अब्राहम लिंकन पूरा नाम था। 1861 से 65 में, है ना, 1861 से 65 की गृह युद्ध हुआ था, क्योंकि उसमें दास प्रथा को समाप्त करना था, और दास प्रथा को क्या करना था, समाप्त करना था अब्राहम लिंकन के समय। 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे थे? तो इसका हो जाएगा पुर्तगाली। सबसे पहले क्या पहुंचे थे? हिंद चीन पहुंचे थे। अगर सबसे पहले हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी की बात करें तो इनका नाम क्या था? फरनाओ, है ना, फरनाओ पायरेस डी एंड्रेड। ठीक है। भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कंपनी कौन था? तो पुर्तगाली ही था। पुर्तगाली जो था, वास्को डी गामा ने भारत के लिए एक नई समुद्री मार्ग की खोज किए थे। वो भी एक कौन थे? पुर्तगाली थे। 1498 में आए थे। वो भी एक कौन थे? पुर्तगाली थे, है ना। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो इसका हो जाएगा, इसकी हत्या हो गई थी, ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। इसमें ज़्यादा कुछ बताने की नहीं है, अभी हम लोग पढ़े थे। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन, है ना, जो किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए, मार्टिन लूथर किंग के द्वारा। मार्टिन लूथर किंग ने सोवेतो द्वारा 4 अप्रैल 1968 में मार्टिन लूथर किंग को सोवेतो के द्वारा 4 अप्रैल 1968 को क्या कर दिया गया था? इनकी हत्या कर दी गई थी। इसकी हत्या कर दी गई। मार्टिन लूथर किंग को अमेरिकी गांधी के नाम से जानते हैं इनको। अगला क्वेश्चन देखिए। इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि नेल्सन मंडेला जो थे, ये नेल्सन
नेल्सन मंडेला गांधी के सपनों को साकार करने के लिए अफ्रीका में रंगभेद नीति के विरुद्ध आंदोलन चलाया था और 1994 ईस्वी में यूएनए के रंगभेद नीति के समापन की घोषणा की थी। साम्यवाद घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? साम्यवाद घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स। सबसे पहले जर्मनी में प्रकाशित हुई थी, जर्मन भाषा में प्रकाशित हुई थी 1848 ईस्वी में। कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र वैज्ञानिक समाजवाद का पहला कार्यक्रम मूलक दस्तावेज था। निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्यों द्वारा एकत्रित एवं आवंटित किया जाता है? तो हो जाएंगे अस्टाम्प कर। अस्टाम्प शुल्क केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है, मगर राज्य के द्वारा क्या होता है? एकत्रित किया जाता है और आवंटित किया जाता है। ठीक है। अनुच्छेद की बात करें तो 269 269 में के अंतर्गत कुछ कर केंद्र द्वारा लगाया जाता है और एकत्रित किया जाता है, लेकिन संबंधित राज्यों को पूर्ण रूप से उसे वसूला कर दे दिया जाता है। इसके अलावा अनुच्छेद 268 में अस्टाम्प शुल्क का क्या किया गया? प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 268 में अस्टाम्प शुल्क का प्रावधान किया गया। अगला देखिए, बैंक दर का आशय क्या है? आशय है तो इसका हो जाएगा केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, इसको बोलते हैं बैंक दर, है ना। बैंक दर वह दर होता है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों को प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों पर ऋण प्रदान करता है, उसको हम लोग बैंक दर बोलते हैं। मौद्रिक नीति की घोषणा आरबीआई के द्वारा किया जाता है। आरबीआई भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है, तो इसका हो जाएंगे असंगठित क्षेत्र। इसका क्या हो जाएंगे? असंगठित क्षेत्र। राष्ट्रीय आय की गणना में आंकड़ों की कमी के कारण असंगठित क्षेत्र योगदान का आकलन करने में कठिनाई आती है। सीएसओ के द्वारा इसके क्या होता है? गणना किया जाता है। सीओ की स्थापना की बात करें सीएसओ की तो 1951 में की गई थी। अगला है, भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम है, तो हो जाएंगे कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड, है ना। नाबार्ड। भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम है कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1982 में 12 जुलाई 1982 की गई थी। क्योंकि ये क्या करता है कि कृषि और ग्रामीण विकास में नाबार्ड जो है ऐसा बैंक है जो किसानों को उनके विकास एवं आर्थिक रूप से उनका जीवन स्तर सुधारने के लिए उन्हें ऋण उपलब्ध करवाता है। भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष निवेश इक्विटी प्रवाह उच्चतम है? तो इसका हो जाएंगे सेवा क्षेत्र में। इसका क्या हो जाएंगे? सेवा क्षेत्र में। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है कितना से कितना? तो सीमांत कृषि से हो जाएगा 1 हेक्टेयर से कम वाले। 1 हेक्टेयर से सीमांत कृषि जोत 1 हेक्टेयर से कम। अगर छोटी जोत की बात करें तो छोटी जोत या लघु
तो इसका हो जाएंगे 1 से 2 हेक्टेयर। 1 से 2 हेक्टेयर हो जाएंगे। छोटी या लघु अर्ध या मध्य जोत की बात करें तो इसका हो जाएंगे 2 से 4 हेक्टेयर। मध्य जोत की बात करें सिर्फ मध्य की तो 4 से 10 हेक्टेयर। ठीक है। बड़ी जोत तो 10 हेक्टेयर से ऊपर हो जाएंगे बड़ी जोत। वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है, वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है तो इसका हो जाएंगे सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी विशेष विनिवेश। वैश्वीकरण में सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश। 1990 के दशक में उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण की तीव्र प्रक्रिया प्रारंभ हुआ था। वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ होता है स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुओं या सेवाओं के विवश स्तर पर रूपांतरण की प्रक्रिया। इसमें क्या क्या होता है, आय शुल्क में कमी आता है, आयात लाइसेंसी या उसका क्या होता है उन्मूलन होता है। भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे 2005 से। अर्थ शोधन क्या होता है कि अर्थ शोधन निवारण अधिनियम, धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 से लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि शब्द संक्षेप TRIMS का से क्या बनता है? तो इसका हो जाएंगे व्यापार संबंधी निवेश उपाय। व्यापार संबंधी निवेश उपाय, इसको लिख देते हैं TRI से ट्रेड रिलेटेड, है ना, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर। ठीक है। अगला देखिए, नीति आयोग अस्तित्व में आया था, एक ही क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया, 1 जनवरी 2015 को। गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे पटना में। गुल्लक बच्चा बैंक की स्थापना है, बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा गया है, ये बीपीएससी का क्वेश्चन है। गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है? तो पटना में स्थित है। इसमें पटना के अस्लम बस्ती के 500 से अधिक बच्चे अपनी बचत के 5 से 10 रुपये जमा कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है? तो इसका हो जाएंगे सक्षमता उपागम। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ? तो हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है तो बरवाली से। कालीबंगा से जोते हुए खेत प्राप्त हुए। कालीबंगा से क्या मिला कि जोते हुए खेत प्राप्त हुए। हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है बनवाली से हल एवं टेराकोटा, है ना, हिसार जिला। ये बनवाली है जो हड़प्पाकालीन स्थल है। इसके उत्खनन हुआ था 1973 में RS बिस्ट के द्वारा किया गया था। अगर हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा कहाँ स्थित है? तो इसका हो जाएगा मोंटगोमरी जिला, पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला के रावी नदी के बाएं तट पर है। हड़प्पा है जो, लिख देते हैं यहाँ पे मोंटगोमरी, है ना, मोंटगोमरी जिला में पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। हड़प्पा में 6 स्नानागार भी मिले, 6 अन्नागार मिले, 6
अन्नागार भी प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कलिंग नरेश खारवेल का संबंध है। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध है तो इसका हो जाएंगे चेदी वंश से। इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? चेदी वंश। चीनी यात्री संयुगन ने भारत की यात्रा की थी तो इसका हो जाएंगे 515 ईस्वी में। 515 से 520 ईस्वी के बीच ये हो जाएंगे। इस किसके शासनकाल में? तो इसका शासनकाल मध्य भारत में आया था, है ना, संयुगन। फाहियान, अगर फाहियान की बात करें तो फाहियान आया था 399 से 414 ईस्वी। फाहियान आए थे 399 से 400 चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में। किस प्रकार की भूमि को अप्रहत अपरहत कहा जाता था? तो बिना जोते हुई जंगली भूमि। इसका क्या हो जाएगा? बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपरहत कहते थे। सील किसको बोलते थे? गुप्त काल में, है ना, गुप्त काल में बोला जाए तो सील बोलते थे बिना जोती भूमि को, बिना जोत भूमि को, बिना जोत भूमि को सील बोलते थे। गोचर किसको बोलते थे? गोचर, तो चारागाह को, चारागाह की भूमि को गोचर बोलते थे। वास्तु किसको बोलते थे? तो मकान बनाने की भूमि को वास्तु, है ना, अभी भी मकान बनाते हैं तो वास्तु शास्त्र के अनुसार बनाता है मकान सब। क्षेत्र किसको बोलते थे? खेती योग्य भूमि को क्षेत्र बोलते थे। क्षेत्र बोलते थे खेती योग्य भूमि को क्षेत्र, खेती योग्य। उदनपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, बिहार में। धर्मपाल ने भागलपुर जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा करवाया गया था। निम्न में से कौन सा मेघालय का पठार अंश नहीं है? पठार का अंश नहीं है। भुवन पहाड़ी, गारो खासी, जयंतिया। गारो खासी जयंतिया है, ये भुवन पहाड़ियाँ हैं जो नहीं है ना। गारो खासी जयंतिया मेघालय के जनजाति का भी है, जनजातियाँ भी है। ये क्या है? गारो खासी जो नाम है जो वहाँ के मेघालय की जनजाति के नाम पर है। भुवन पहाड़ियाँ कहाँ पे स्थित है? तो ये असम में। भुवन का पहाड़ी कहाँ पे स्थित है? तो असम में स्थित है ना। एक प्रमुख पर्यटक या दार्शनिक स्थल के रूप में है। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है तो आ जाएगा नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, ये कहाँ पे स्थित है? तो सिक्किम में। ये कहाँ जाएंगे? सिक्किम, है ना। एक मिनट, ये हो जाएंगे सिक्किम। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 4,310। नाथुला दर्रा की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई की बात करें तो 4,310 हो जाएंगे। नाथुला दर्रा से भारत और चीन जाने का रास्ता है ना। नाथुला दर्रा जो नाथुला दर्रा है जो क्या क्या तिब्बत में चुंबी घाट, सिक्किम राज्य और दक्षिण तिब्बत में चुंबी घाट को जोड़ता है। जो जिला दर्रा की ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई हो जाएंगे 35-28। जो जिला दर्रा 35-28। रोहतांग दर्रा तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएंगे? 39-78 मीटर।
खैबर खैबर पास की बात करें तो खैबर दर्रा 1070 मीटर, 1070 मीटर। कैरेवास मृतिका जो जाफरान यानी केसर का एक स्थानीय प्रकार का उत्पादन के लिए उपयोग पाई जाती है। तो केसर का सबसे ज़्यादा उत्पादन हिमालय, कश्मीर हिमालय में होता है। ये कौन सा हिमालय में होता है? कश्मीर हिमालय में होता है। केसर के सबसे ज़्यादा उत्पादन जम्मू कश्मीर के राज्य में इसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था लगभग कितना प्रतिशत था नगरीय जनसंख्या? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे 31%, है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कितने हो जाएंगे? 31%। अगला देखिए, निम्नलिखित खनिजों में से किस खनिज में उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? तो अग्नि की बात करें तो हो जाएंगे ये अभ्रक। क्या बोलेंगे? इसका सही उत्तर हो जाएंगे अभ्रक, है ना। तांबा उत्पादन में कौन सा हो जाएंगे? चिली, अभी हम लोग पढ़े थे। जिप्सम और लौह उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है। चीन, जिप्सम और लौह उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है। भारत में जिप्सम सबसे ज़्यादा कहाँ होता था? राजस्थान। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं। कन्याकुमारी तमिलनाडु में पड़ती है। तो कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कार्डेनम कार्डेमम की पहाड़ियाँ, कार्डेमम की पहाड़ियाँ केरल और तमिलनाडु राज्य में स्थित है। केरल और कहाँ पे ये फैला हुआ? तमिलनाडु में। केरल और तमिलनाडु के राज्य में फैला हुआ है कार्डेमम की पहाड़ियाँ। इस पहाड़ियों में क्या होती है? चाय, है ना। चाय और इलायची, चाय चाय और इलायची वगैरह, चाय और इलायची के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यह पहाड़ियाँ पश्चिम घाट पर्वत श्रेणी का दक्षिण में विस्तार है। नीलगिरी की दक्षिण में अन्नामलाई, है ना। पहाड़ी के सर्वोच्च चोटी क्या है? अनाई मुड्डी। नीलगिरी की दक्षिण में अगर बात करें तो नीलगिरी की दक्षिण में अन्नामलाई की पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी कौन है? अनाई मुड्डी, अनाई मुड्डी। इसकी ऊंचाई कितना है? 2695, है ना। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2695। दक्षिण भारत की सबसे सर्वोच्च चोटी है दोदा बेटा। इसकी ऊंचाई कितना? 2637। अगला देखिए, निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी नहीं है? तो इसका हो जाएंगे उत्तरी कोयल नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? तो ये हो जाएंगे उत्तरी कोयल है ना। ये हो जाएगा उत्तरी कोयल नदी रांची के पठार से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए सोन नदी में मिल जाती है। और दक्षिण कोयल नदी है जो शंख नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। दक्षिण कोयल शंख नदी की सबसे बड़ा सहायक नदी है। शंख नदी सदनी घाघ जलप्रपात का निर्माण करता है। सदनी सदनी घाघ सदनी घाघ जलप्रपात का निर्माण करता है। ये गुमला जिले में स्थित है, जो झारखंड में गुमला। इसके अलावा देखिए, दामोदर नदी हुगली नदी में मिलती है। बराकर हो गया। इसके बाद बराकर नदी दामोदर नदी की सहायक नदी है और दामोदर नदी हुगली नदी में मिल जाती है।
निम्नलिखित में से कौन कौन सी पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? कौन सी पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? तो इसका हो जाएंगे गिरनार। बाकी सब ठीक है। नीलगिरी, कनन देवन, नीलगिरी, दार्जिलिंग, गिरनार जैन धर्म का एक क्या है कि सिद्ध क्षेत्र है। 22वें तीर्थकर अरिस्टनेमी ने कठोर तपस्या कर यहीं से क्या किया था, निर्माण की प्राप्ति किया था। अरिस्टनेमी। सबसे अच्छा किस्म की चाय की बागान की बात करें तो दार्जिलिंग हो जाएंगे। और ये भारत भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादन राज्य की बात करें तो असम हो जाएंगे। दार्जिलिंग कहाँ पे पड़ते हैं? ये वेस्ट बंगाल है ना। नीलगिरी तमिलनाडु। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र में घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? घने पतझड़ वाले जंगल तो हो जाएंगे मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को हम लोग सोया प्रदेश, हृदय प्रदेश है ना, टाइगर प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। टाइगर प्रदेश के नामों से भी जानते हैं। मध्य प्रदेश का राज्य का भारत में कुल वन क्षेत्र का लगभग 11.22% वनाच्छादित करता है। भारत के 5 राज्य सबसे ज़्यादा वन है मध्य प्रदेश हो जाएंगे। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। पहले आ जाएंगे मध्य प्रदेश, ठीक है। इसके बाद आते हैं अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद आ जाएंगे छत्तीसगढ़, ये वाला 2 नंबर छत्तीसगढ़, ठीक है। 4 नंबर, 5 नंबर महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो कैम्बे की खाड़ी। प्रवाल भित्तियाँ समुद्र के भीतर स्थित चट्टान होता है, जो क्या होता है कि प्रवालों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट CO3 से निर्मित होती है, ठीक है। अगर विश्व में सर्वाधिक प्रवाल की बात करें तो हिंद और प्रशांत में हिंद और प्रशांत क्षेत्र में पाए जाते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत दर्ज की गई है? धर्म की बात करें तो जैन धर्म में 2011 के जनगणना के अनुसार देश में साक्षरता दर कितनी था 2011 के जनगणना के अनुसार? तो 74.04% है ना, देश की साक्षरता दर है। पुरुषों की साक्षरता दर की बात करें तो 82.4% पुरुष है, मेल हो जाएंगे। इसके बाद फीमेल की बात करें तो 65.46% हो जाएंगे फीमेल की साक्षरता दर 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में, है ना। ईसाई समूह की साक्षरता दर कितनी थी था? ईसाई के हो जाएंगे यहाँ पे लगभग 74.34%, ठीक है। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पहले की गई थी? सबसे पहले कौन की गई थी? तो इसका सबसे पहले हो जाएंगे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। एक मिनट, इसका निम्नलिखित में से किस विद्यालय की स्थापना सबसे पहले की गई थी?
तो ये हो जाएंगे बॉम्बे यूनिवर्सिटी का, है ना। आप देख लीजिए फिर से, इसका हो जाएंगे बॉम्बे यूनिवर्सिटी का। बॉम्बे यूनिवर्सिटी की स्थापना हो जाएगी 1857। उसके बाद अलीगढ़, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्थापना 1920, अलीगढ़ की 1920 हो जाएंगे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना 1987, ठीक है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाएंगे 1916, कितना हो जाएगा 1916। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917, पटना का हो जाएंगे 1917। अब हो गया मैसूर के हो जाएंगे 1916, यहाँ पे मैसूर भी हो जाएंगे और बनारस भी हो जाएंगे, मैसूर। अगला देखिए, 1909 ईस्वी के मामले में मिंटू सुधार किस कारण से कुख्यात था? तो इसका सही हो जाएंगे पृथक निर्वाचक मंडल। इसका क्या हो जाएंगे? पृथक निर्वाचन मंडल। मार्ले मिंटू सुधार पृथक निर्वाचन मंडल के कारण ही कुख्यात था, क्योंकि भारतीय परिषद एक्ट 1919 के 1909 के द्वारा मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की थी। उसने 1909 में एक द्वारा क्या किया था कि बरसराय के कार्यकारिणी परिषद में प्रथम बार एक भारतीय एसपी सिन्हा को नियुक्त किया गया था। तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, लाहौर के अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में। 26 जनवरी को ही क्या लाहौर अधिवेशन में फहराने जाने का निर्णय लिया गया था, है ना, 26 जनवरी को। और 1930 से सर्वप्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया। 26 जनवरी 1930 को क्या मनाया गया था? स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया था। तिरंगा झंडा को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने अपनाया था। सबसे पहले विदेश में तिरंगा झंडा किसने फहराया था? तब इसका हो जाएगा स्टुगार्ड में 1907 में सर्वप्रथम मैडम कामा के द्वारा, मैडम भिकाजी कामा, है ना। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की 1875 में कहाँ स्थापित किया था? तो हो जाएंगे इसका मुंबई में, है ना। इसका क्या हो जाएंगे? मुंबई में 1875 में किए गए थे। उसके बाद आर्य समाज को 10 प्रमुख सिद्धांत भी है। स्त्री शिक्षा आर्य समाज का क्या है? महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसमें क्या है कि मूर्ति पूजा, रूढ़िवाद, ये सब कार्यों को क्या क्या है कि विरोध करता है। भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र 1780 जे.एन. सिक्की द्वारा किस नाम से जानते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे बंगाल गजट। इसका क्या हो जाएंगे? बंगाल गजट। अगला क्या, एक लोकसभा का सदस्य चुनने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे 25 वर्ष। इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? 25 वर्ष। अगला देखिए, किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है? किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो हो जाएंगे राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यपाल का पद का उल्लेख 153 में अनुच्छेद, है ना, अनुच्छेद 153 में क्या राज्यपाल की पद का उल्लेख है?
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया? तो जाएंगे अनुच्छेद 330 के तहत। अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में एससी और एसटी के द्वारा आरक्षण के द्वारा प्रावधान किया गया। लोकसभा के अंदर भारतीय समुदाय के आरक्षण हेतु 1931 के अंतर्गत इसका सम्मान किया गया। अगला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रपति है, तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे संसद का हिस्सा होता है। राष्ट्रपति क्या होता है? संसद का हिस्सा होता है। संसद में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति होते हैं, है ना। अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो कि राष्ट्रपति तथा संसद के दोनों सदन को मिलाकर बनेगा। अनुच्छेद 79 के तहत राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अंतर्गत जब सत्र नहीं चल रहा हो तो अध्यादेश जारी कर सकता है। इसके अंतर्गत 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के तहत सत्र का क्या कर सकता है? सत्रावास या अधिसूचना जारी कर सकता है। इसमें केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे मंत्रिमंडल सचिव। इसका सही उत्तर हो जाएंगे मंत्रिमंडल के सचिव। कैबिनेट सचिव कौन है अभी? तो राजीव गाबा। कैबिनेट सचिव कौन है? राजीव गाबा, है ना, राजीव गाबा। अगला के नीम में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है? पंचायतों का गठन हो जाएंगे अनुच्छेद 40 के तहत। अनुच्छेद 40 के तहत संविधान के भाग 4 के अंतर्गत पंचायती राज से जुड़ा है भाग 4। अब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 गांधीवादी दर्शन भारतीय संविधान से है। अगला देखिए निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया है? तो वित्त आयोग का गठन प्रावधान है अनुच्छेद 280 के तहत। अनुच्छेद 280 के तहत प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो क्या हो जाएंगे? केसी नियोगी, है ना, नियोगी। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे केसी नियोगी। 1951 में बने थे, 1951 में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इसका हो जाएंगे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 76 के तहत किया जाता है। निम्नलिखित में सत्ताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है? केंद्रीय शासन व्यवस्था में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे बड़े देशों के लिए आदर्श। इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? बड़े देशों के लिए इसका हो जाएंगे आदर्श। आम आदमी पार्टी है क्या है? एक आम आदमी पार्टी क्या है? एक राष्ट्रीय पार्टी है। आम आदमी पार्टी है जो एक राष्ट्रीय पार्टी है ना। इसकी शुरुआत अक्टूबर 2012 से की गई थी। अक्टूबर 2000 शुरुआत कहाँ से हुई थी? 12 से हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? पोस्टमार्टम का उपचार किसे कहते हैं? तो इसका हो जाएंगे उत्प्रेषण। उत्प्रेषण को पोस्टमार्टम भी कहते हैं। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की हृदय, है ना, संविधान की हृदय और आत्मा की संज्ञा दिया है। 5 प्रकार के रीट होता है। क्या क्या होता है परमादेश, उसके बाद प्रतिषेध होता है ना, फिर उत्प्रेषण होता है, फिर बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। उसके बाद ये हो गया उत्प्रेषण। फिर अधिकार भिक्षा एक होता है लास्ट में, ये वाला अधिकार भिक्षा। तो पूरे कितने हो गए? 5 प्रकार के रीट जारी करता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट संस्करण क्या है? वीवीपैट का संस्करण क्या है? तो इसका हो जाएगा M3, है ना, वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट। इसका क्या होता है? ट्रेल।
वीवीपैट का फुल फॉर्म क्या होता है? वोटर वोटर वेरिफिकेशन वेरी या सॉरी वेरिएबल वोटर वोटर वेरिएबल पेपर वोटर वेरिएबल पेपर ऑडिट ऑडिट ट्रेल। ठीक है। अगला क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए, सूची को मैच करना है ना। सूची को क्या करना है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो इसका हो जाएंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। सही उत्तर हो जाएंगे 1987। 1987 हो जाएंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। रियो शिखर सम्मेलन, शिखर सम्मेलन 1992 हो जाएंगे। 1992 रियो शिखर सम्मेलन कब हो जाएंगे? 1992। फिर अगला देखिए, टोक्यो शिखर वार्ता। टोक्यो शिखर वार्ता की बात करें तो 1997 है ना। टोक्यो शिखर वार्ता 1997। सतत विकास सम्मेलन तो हो जाएंगे 2002। सतत विकास सम्मेलन कब हो जाएंगे? तो 2002 हो जाएंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। इससे मिला मैच कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका हो जाएंगे 1784 ईस्वी में। 1784 ईस्वी में हुआ था। विलियम जोन्स थे इसका संस्थापक। कौन थे? विलियम जोन्स, है ना। विलियम जोन्स थे एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक। और उसमें बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स थे। उसमें बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स के समय की गई थी। अगला सुमेलित करना है दोनों को तिथि और दिवस के रूप में। विश्व पर्यटन दिवस, तो विश्व पर्यटन दिवस कब मनाते हैं? 27 एक मिनट। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाते हैं? 27 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस हो जाएंगे 21 सितंबर। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। हिंदी दिवस 14 सितंबर। सब मैच है 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए, है ना। इसका हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। अगला क्या है कि शराबबंदी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य, तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे गुजरात। शराबबंदी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य हो जाएंगे गुजरात हो जाएंगे, है ना। केरल राज्य में 1914 में पूर्ण शराबबंदी घोषित की गई थी। 2014 में केरल में पूर्ण शराबबंदी घोषित की गई थी। बिहार की बात करें तो 2016 में 1 अप्रैल 2016 में पूर्ण शराबबंदी की गई थी। और गुजरात में सबसे पहले था 1965 में शराबबंदी शुरू की गई थी 1965 में। अगला देखिए, नगमा पुस्तक के लेखक। नगमा पुस्तक के लेखक हो जाएंगे फिराक गोरखपुरी। अगला देखिए, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ से सोपेन जनजाति पाई जाती है? निम्नलिखित स्थानों में कहाँ सोपेन जनजाति पाई जाती है? तो इसका हो जाएंगे निकोबार द्वीप समूह से। क्या हो जाएंगे? निकोबार द्वीप समूह में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सोपेन जनजाति पाई जाती है, तो इसका क्या हो जाएंगे? इसका सही उत्तर हो जाएंगे निकोबार द्वीप समूह में, है ना। निकोबार द्वीप समूह में सेनेंटली, अगर सेनेंटली की बात करें सेंटिनली और ओंगे जारवा जनजाति, ये अंडमान निकोबार की है ना। उसके बाद नीलगिरी की आते हैं। नीलगिरी पहाड़ी की जनजाति की बात करें तो इसमें निवास करने वाली जनजाति टोडा जनजाति। क्या हो जाएंगे? टोडा जनजाति। ये इसमें क्या होता है? टोडा जनजाति में अभी भी बहुविवाह प्रचलित है ना। टोडा जनजाति में क्या है? बहुविवाह प्रचलित है। इसके बाद आते हैं स्पीति घाटी। तो ये स्पीति घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश,
है ना। स्पीति घाटी हो जाएंगे हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के स्पीति घाटी में भोट, कौन सा, भोट या भोटिया, भोट या भोटिया जनजाति पाई जाती है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद लक्षद्वीप में की बात करें तो इसमें हो जाएंगे अमीदिनी कोया जनजाति, कोया हो जाएंगे। में उसके बाद मेलाचेरी हो जाएंगे, मेलाचेरी। इसके अलावा हो जाएंगे अमी अम, अमीनी दीबी, अमीनी दीबी जनजाति हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे जनजाति लक्षद्वीप समूह में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आती है, मैच करना है। देखिए, एक तरफ संविधान संशोधन, एक तरफ विषय दिया गया है। पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1919, संविधान संशोधन अधिनियम 1919 हो जाएंगे। तो इसका विषय वस्तु क्या था, इसका है जो विषय वस्तु क्या था, 1901 संविधान संशोधन अधिनियम है ना, वो 69वां संशोधन के माँ 69वां संविधान संशोधन। तो ये हो जाएंगे, इसका सही उत्तर हो जाएंगे। देखिए, इसका दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा देना, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा देना 69 में। इसके बाद देखिए, संविधान का 75वां संशोधन में क्या था, 75 1994 में हुआ था। तो इसको राज्य स्तरीय किराया, इसका सही उत्तर हो जाएंगे राज्य स्तरीय किराया। 75वां उपकरण की स्थापना था। फिर 80वां संविधान संशोधन, ये 80 हो जाएंगे। तो इसका क्या हो जाएंगे, इसका हो जाएंगे 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों की स्वीकारना, इसका 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों की स्वीकार करना, है ना। अस्सीवां संविधान संशोधन, तो इसका ऑप्शन ये हो जाएंगे 4, सी का 4। फिर उसके बाद आते हैं संविधान संशोधन का 83वां 83। तो इसका क्या हो जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश में जातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं, अरुणाचल प्रदेश में जातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं। चलिए, इसका कोड देख लीजिए, इसका कोड हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। इसका क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। इसको आप लोग कोड के सहारे से मैच कर सकते हैं, ए का 5, बी का 1, सी का 4, डी का 2। अगला क्वेश्चन देखिए, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसमें संपत्ति के श्रम सिद्धांत के पक्ष समर्थन किया है। तो इसका हो जाएंगे जे.एस. मिल, इसका सही उत्तर हो जाएंगे जे.एस. मिल। ठीक है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दें एक बार, है ना। चलिए, आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों के सभी को धन्यवाद।